प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए सीधे चलते हैं हम अपने विषय वस्तु पर। प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10वीं की गणित में आपको समझा रहा था। 4.2 में द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ये द्विघात समीकरण एक चर वाले हैं, ठीक है। एक चर वाले द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के बारे में मैंने आपको समझाया जहां चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.2 आप देखेंगे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल के बारे में मैंने बताया, कुल मिला के जो चर है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आइए आज चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 का प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना है, क्योंकि हम द्विघात समीकरण आपको समझा रहे हैं और एक चर वाले हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे चर हम दो भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं, उससे भी एक चर हम लास्ट में द्विघात समीकरण बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा सुविधा होगी अगर आप इस बात को समझें, दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, ठीक है। तो सीधा सा प्रश्न क्रमांक 3 का हल में हम जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, मैंने आपको कई बार कहा कि प्रश्न को समझ लेना ही आधी समस्या का समाधान हो गया। तो प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 27 है। यहां हम मान लें, माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, ये हमने एक संख्या को x मान लिया, ठीक है। अब हम वो द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसके बाद उसको हल कर देंगे, आ जाएगा। माना एक संख्या x है, ध्यान देंगे दो संख्याओं का योग 27 है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अब देखें, ध्यान से देखें, यद्यपि ये प्रश्न सरल है। अतः प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का, ठीक है। तो दो संख्याओं में हम एक संख्या x मान लिए, तो x धन दूसरी संख्या बराबर 27, चूंकि दो संख्याओं का योग 27, ये यहां 27 लिख दिए। एक संख्या मान चुके हैं x, दूसरी संख्या अभी नहीं पता है, तो x पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 27। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 27 है। अब ये एक प्रकार से समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर, अब ये दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर 27 ऋण x, ये दूसरी संख्या हो गई। वैसे भी अगर दो संख्याओं का योग दिया है तो एक संख्या हमें मालूम है, तो दूसरी संख्या योग में घटा दें तो आ जाएगी। लेकिन इसको कैसे हम सवाल में कैसे लिखेंगे, वो इस तरह की, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या अभी प्राप्त नहीं है, तो पहली संख्या हमने मान लिया, तो x धन दूसरी संख्या बराबर 27, तो दूसरी संख्या बराबर 27 ऋण x, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न आगे कहता है, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न आगे कहता है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल 182 है, ठीक है। एक संख्या x थी गुणे दूसरी संख्या 27 ऋण x है बराबर 182। अब इसी को हम गुणा कर देंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। उन संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 है, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या यहां मैंने बताया 27 ऋण x हुई, तो इनका गुणनफल 182 है।
तो 27x मैं गुणा कर रहा हूं, x का 27x ऋण एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देख लें इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो गया ऋण एक्स स्क्वायर धन 27x ऋण 182 बराबर 0। कैसे आया आपके समझ में आया होगा, ये बराबर के इधर 182 पक्षांतर करे इधर आया तो ऋण में हो गया, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर ये उसी तरह है, बराबर के इधर ही है। 27x का चिन्ह धनात्मक है तो धन 27x मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ऋण एक्स स्क्वायर हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, तो समीकरण के दोनों पक्ष में हम ऋण का गुणा करें, इधर भी हम ऋण का गुणा इधर भी, ये सरलता के लिए, ठीक है। तो अगर हम इधर ऋण का गुणा करेंगे, इधर तो 0 है, 0 में ऋण का गुणा करें चाहे धन का चाहे जिसका करें वो तो 0 ही रहेगा। इधर के चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे इसमें ऋण का गुणा करे तो ये एक्स स्क्वायर धनात्मक हो गया क्योंकि ऋण ऋण का धन होता है। ये 27x ऋणात्मक हो गया, ये 27x और ये धनात्मक ऋणात्मक था तो ये ऋण ऋण का गुणा धन होता 182 बराबर 0, ठीक है। आपका ये समीकरण बन गया। इसको इधर देख लें। अब इसी समीकरण को हम मध्य पद को दो पद में विभक्त करके गुणनखंड लेकर के हम इसके मूल ज्ञात कर लें, यानी x की वैल्यू ज्ञात कर लें, ठीक है। तो अब यहां थोड़ा सा देखें, हमने आपको बताया किस तरह से मध्य पद को दो पदों में विभक्त करके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो बस वही गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हम हल कर देंगे। तो मैंने उसमें बताया होगा जो अचर पद है उसका हम क्या ले लेते हैं, उसका हम गुणनखंड निकालते हैं। ये 182 है, इसका गुणनखंड 2 9 18 2 1 2। अब ये संख्या डायरेक्ट 7 से कटेगी, ठीक है। 7 एकम 7 7 3 21 13 13, सिर्फ 13 से कटेगी। अब इसी में -27x को किन दो पदों में विभक्त करेंगे, इसी 182 के गुणनखंड से हमें पता लगा। देखें ये 7 दूनी 14, ये 13, अब 14 13 हम जोड़ते हैं तो 27 आता है, ठीक है। यहीं पर 2 7 14 और 13। अब देखो 13 दूना 26 भी होता है लेकिन 26 7 वो गलत हो जाए, तो 2 7 14, ये 2 7 14 और 14 में 13 जुड़ा तो क्या हो गया 27 हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। देख लें ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, यानी ऋण 14x ऋण 13x जोड़ेंगे तो ऋण 27x आएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणन बाहर बाहर के गुणनफल के बराबर है, यानी 182x स्क्वायर इसका गुणा करेंगे तो आएगा, क्योंकि ऋण ऋण का धन होता है, ठीक है। इसको इधर देख लें। तो हमारा जो समीकरण बना उसको हमने मध्य पद को दो पदों में विभक्त किया तो इस तरह हुआ, यानी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0, ठीक। अब इसके जोड़े हमने बना लिए, इससे हम x बाहर ले लिए तो x ऋण ये 14 यहाँ बचा, इन दोनों से हम ऋण 13 कॉमन ले लिए बाहर निकाल लिए तो x ऋण ये 14 हुआ बराबर 0। अब इसका जो हमारा समीकरण था द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 27x धन 182, इसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसको हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ x बचा, x ऋण 13 बराबर 0, तो x ऋण 14 बराबर 0 अथवा x ऋण 13 बराबर 0। तो ये x बराबर आपका आ गया 14 और x बराबर आपका आ गया 13, यानी x के दो मान आए,
कौन 14 और 13, ये x के दो मान आए। प्रश्न क्या था कि दो संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, प्रश्न यही था ना, दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182 है। चाहे तो हम इसके अब उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर तो आ गया, वो संख्याएं दो कौन है, एक 14 एक 13, चाहे एक 13 एक 14, चाहे 13 पहले मान ले तो दूसरी संख्या 14, 14 पहले मान ले तो दूसरी संख्या 13। क्यों, इनका हम जोड़ेंगे, उत्तर की जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में उत्तर की जांच जल्दी से ना कर लें, कहीं अपना गलत तो मान नहीं आ रहा है। तो उत्तर की जांच हमको सारे प्रश्नों की करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम प्रश्न लगाए या तो उसी समय कर ले और अच्छी बात है। तो देखें, प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 27 है, तो ये दो संख्याएं 14 धन 13 बराबर 27 होंगी। ठीक है, ये 27 होगी। और इसका गुणनफल अगर हम लें तो जाहिर सी बात है कि 14 गुणे 13 बराबर 13 चौको 52, 13 एकम 13, 5 18, ये 182 आ रहा है। इसका मतलब ये अपना सही, इसका योग भी 13 14 का योग। तो उत्तर क्या है, वो दो संख्याएं क्या है, एक 14 एक 13। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ। सरल है, लेकिन ऐसे सरल सरल हम पढ़ते जाते हैं तो कठिन भी हम लगा लेंगे और बिल्कुल एक दिन हमसे बढ़िया गणित बनने लगेगी। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है, एकदम सरल प्रश्न है, अच्छे से देख लें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। ये तीसरा था 4.2 का, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लिखा है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं, जीरो से इधर धनात्मक और जीरो से इधर बाएं साइड नंबर लाइन में ऋणात्मक, यहाँ धनात्मक संख्याओं की बात होती है। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। क्रमागत, प्रश्न में कह रहा है क्रमागत यानी क्रम से, तो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनकी एक विशेषता होती है, पिछली संख्या अगली संख्या से एक कम होती है, या तो ये कहें कि अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है, अगली संख्या पीछे वाली संख्या से एक अधिक होती है। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की विशेषता है। ठीक है, तो यहां दिया गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का, अब समझिएगा, माना प्रश्न क्रमांक 4 हम हल कर रहे हैं। ठीक है, माना दो क्रमागत माने क्रमशः, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्रमशः क्या है, x और x धन 1 है। देख लें, अभी हमने बताया कि जो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं तो अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है। तो ये जो हमने पहली संख्या x माना, तो अगली संख्या चूंकि इससे एक अधिक होगी इसलिए हम दूसरी संख्या जो अगली संख्या थी, कहें तो दूसरी, उसको हमने x धन 1 लिखा। पहली संख्या x है, अगली संख्या x धन 1 है। अब ये कौन संख्या अननोन है। ठीक है, लेकिन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की विशेषता यही है कि हर अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक है, इसलिए पहले को हमने x मान लिया तो आगे वाली x धन 1 हो गई। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, अतः प्रश्नानुसार इनके
वर्गों का योग, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, ये देख लीजिए 365। एक संख्या x थी, दूसरी संख्या अगली संख्या, दूसरी संख्या कहें अगली संख्या कहें, वो x धन 1 थी, तो इनके वर्गों का योग x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 365। बात समझ में आ रही है? अब बस इसी को हम हल कर दें तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसको जब हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है ही, और इसमें हम क्या लगा देंगे, सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2ab, ए क्या है एक्स है और बी क्या है 1 है, धन बी स्क्वायर बराबर 365 365। ये आपके समझ में आया होगा। यहाँ x धन 1 का वर्ग है तो हमने यहाँ a धन b का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, यानी सर्वसम का लगा दिया। चाहे तो आप देख लें a धन b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन, अच्छा ऐसा लिख दें, नहीं तो धन 2ab धन b स्क्वायर, इसको हमने लगाया, इस तरह ये लिखा है, हमने इस तरह लिख दिया। आप देख लें ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर धन 2ab, 2 गुणे एक्स गुणे 1, क्योंकि ए के स्थान पर एक्स है, बी के स्थान पर 1, धन बी स्क्वायर, ये धन बी स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आ रही? इसी को सॉल्व करें, ये एक्स स्क्वायर जुड़ गया तो 2x स्क्वायर हो गया, धन 2x, 2 गुणे एक्स धन 1 2x धन 1, ये इधर आया तो ऋण 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर धन 2x, 1 में 365 घटा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा तो यहाँ आया 364 बराबर 0, ऋण आएगा क्योंकि 1 में 365 घट रहा। अब इससे चाहे तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2x स्क्वायर धन x ऋण 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है, 365 ठीक था, हाँ 300, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। इन सब में 2 का गुणा है तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखें 2 का एक्स स्क्वायर में, इसको कहते हैं कॉमन लेना, कई बार आपको बता चुके हैं। 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा करे 2x स्क्वायर, 2 का एक्स में गुणा करे 2x, फिर 2 का ऋण 182 में करे तो ये 364 आया। तो अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये समीकरण, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 182 बराबर 0/2, तो 0/2, ये 2 पूरे में गुणा में है इसलिए जी नीचे चला गया, तो 2 शून्य शून्य, कुल मिला के ये जो समीकरण बना द्विघात ये बना 182 बराबर 0, क्योंकि 0/0 बराबर 0। तो आप देखें तो उसी तरह का समीकरण बना, इसी को हम हल कर लेंगे। ये सर्वसम का जरूर लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि आपको आती है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको हम, इसी समीकरण को हम यहाँ पर हल कर देंगे। एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 182, तो एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 182 बराबर 0, एकदम सिंपल द्विघात समीकरण है। इसी को हम हल कर देंगे तो क्रमागत 2 संख्या मिल जाएंगी, ठीक है। वही इसका जब हम गुणनखंड लेंगे, चूंकि 182 का अभी पिछले सवाल में हम गुणनखंड ले चुके हैं तो उसमें 13 14 आया था, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0, ठीक है। 14x में 13x जाएगा, धन x आएगा, इसका गुणा करेंगे तो ऋण 182x स्क्वायर किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आएगा, अर्थात ये सही है। यहाँ हम जोड़ा बना ले, इससे हम x बाहर निकाले
तो यक्स धन 14 और इससे ऋण 13 बाहर निकाले तो यक्स धन 14 बराबर ये हो गया 0। आपके समझ में आता होगा, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, क्रमशः चलेंगे, ए टू जेड बनने लगेगा। फिर इसके बाद तो अभी आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं या कि जो परीक्षा में आए हैं। लेकिन वो क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे मेरे भाई जब ये समझ में आएंगे तब आप उनको अभ्यास करिएगा, ठीक है। तो दोनों से x धन 14 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ x ऋण 13, ये x ऋण 13 बराबर 0। तो क्या आया, x धन 14 बराबर 0 अथवा x ऋण 13 बराबर 0। यहाँ x बराबर ऋण 14 आ गया और यहाँ x बराबर 13 आ गया। अब देखिए यहाँ x के दो मान है, ऋणात्मक है धनात्मक है, तो हम x का मान धनात्मक लेंगे क्योंकि इसमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है। तो ये हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है तो हम 13 ले लेंगे। तो उत्तर बराबर हम क्या लिखेंगे, उत्तर क्या हुआ, एक संख्या हुई 13 धनात्मक लिए, अब दूसरी संख्या क्या है x धन 13, ओ सॉरी x धन 1, पहली संख्या x हमने माना था, हमने कहा धनात्मक लेंगे 13 हो गई। अब दूसरी संख्या x धन 1 यानी 13 1 14, ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर की जांच करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे, दो क्रमागत यानी x स्क्वायर धन x धन 1 का स्क्वायर बराबर है 365। पहली संख्या का स्क्वायर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 365 है। मैं उत्तर की जांच समझा रहा हूं। तो x हम क्या लिए 13 का वर्ग धन दूसरी संख्या x धन 1 है तो 13 1 14, तो 14 का वर्ग बराबर 365। अगर इधर भी 365 आता है इसका मतलब मेरा सवाल सही है। 13 13 हम 169 होता है, 14 14 हम 196 होता है, दोनों को जोड़ में 365 ही आएगा। क्यों, 9 6 15, 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1 1 2 1 3, 365 बराबर 365। इसका मतलब ये मेरा प्रश्न का जो उत्तर आया वो सही है। इस तरह से हमें उत्तर की जांच कर ही लेनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, मैं देखो हर प्रश्न को मैं कह देता हूँ इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए कह देता हूँ, एक एक चीज इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत गंभीरता से समझना है। अगर हमारे को पढ़ने का इंटरेस्ट है, हम जानना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ छोड़ना नहीं, हमें एक एक चीज को इम्पोर्टेंट ही मान के पढ़ना है भाई। तो इसको देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। अब प्रश्न क्रमांक 5 की अगर आप बात करें तो प्रश्न को पढ़िए, उसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज। अब देखो मेरे भाई, आप 10वीं में पहुंच गए हो, समकोण त्रिभुज क्या है जानना चाहिए, पाइथागोरस क्या है जानना चाहिए, तभी वो प्रश्न समझ में आएगा। अब अचानक आप अगर 10वीं में ये समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आप इसके बारे में जानते नहीं, तो घबराए नहीं, जान सकते हैं। जब ही से जानना शुरू करें, अभी आपकी उम्र नहीं चली गई है, 10वीं में है, अगर आपने समकोण त्रिभुज नहीं जाना, पाइथागोरस प्रमेय नहीं याद है, तो यहीं ध्यान दीजिए। अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। ये आ गए हम प्रश्न क्रमांक 5 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इधर मैं आपको त्रिभुज बनाए देता हूं, ये है समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देता हूं ABC। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है,
ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, एक कोण समकोण होता है, समकोण ही 90 डिग्री पे। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही बनी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है। लंब, लंबवत जो खड़ी, आधार जो ऐसा है, ये क्या है? आधार है। ठीक है। ये क्या है? लंब है, लंब। यद्यप आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर देख लें, आपको फिर याद हो जाए। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, इसको आधार, और जो भुजा लंबवत होती है उसको हम लंब कहते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। आप देख लीजिए प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, लिखा है ना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम हल कर रहे हैं। माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज की आधार भुजा, आधार भुजा x सेंटीमीटर है, हमने मान लिया x सेंटीमीटर है। ये समझाने के लिए मैंने आपको, आप भी ऐसा बना दें तो अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। जब इस सवाल, माना समकोण त्रिभुज की आधार भुजा x सेंटीमीटर, ये आधार है BCX, ये भी लंब है, ये कर्ण है। ठीक है। अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार क्या होगा? ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार हमने x मान लिया। अतः प्रश्नानुसार ऊंचाई, ऊंचाई कहें चाहे लंब कहें, यहां लिख लेते हैं लंब। अतः प्रश्नानुसार ऊंचाई बराबर, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x आधार है, तो आधार ऋण 7 सेंटीमीटर, ये। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, या कि यहां लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो त्रिभुज को चाहे मान लें चाहे आप सीधे लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण इसमें दिया है 13 सेंटीमीटर, है ना, कर्ण इसमें 13 सेंटीमीटर दिया है, और यहां लिख देंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है। अतः कर्ण बराबर आधार का, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये। त्रिभुज एबीसी की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर आधार है BC का वर्ग धन AB का वर्ग, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो कर्ण AC का वर्ग, कर्ण है 13, 13 का वर्ग बराबर, ये कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, BC आधार, आधार क्या है? x का वर्ग धन AB क्या है?
लंब है जो x ऋण 7 आया, x ऋण 7 का वर्ग। अब देखें यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप 10th में है तो आपको ये तो आना चाहिए। अभी पिछले प्रश्न में a धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a ऋण b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये सर्वसमता लगेगी, ठीक है। ये इस रूप में लिखा है, इस रूप में इसको लिख देना, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169 169, ये हुआ x स्क्वायर धन, मैंने कहा ना ये इस रूप में लिखा है, इसको इस रूप में लिख देना, क्या a का वर्ग यानी x का वर्ग x स्क्वायर ऋण 2ab 2 गुणे x गुणे 7, क्योंकि a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 7 है, ये ऋण 2ab। कोशिश में करता हूं बिल्कुल आपके सीधे समझ, धन b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हल कर लें तो 169 बराबर x स्क्वायर जुड़ा 2x स्क्वायर ऋण 7 दूनी 14x, ये 14x धन 49, ये ठीक है। अब फिर इसको एक बार कैलकुलेट कर लें, ये इधर आया क्योंकि ये अचर पद है, इसको इधर कर लो, ठीक। तो 169 ऋण 49 बराबर 2x स्क्वायर ऋण 14x, ठीक है। अब 169 में 49 चला गया तो बचा 0 में 0, 9 में 9 गए 0, 6 में 4 गए 2, 120 बराबर 2x स्क्वायर ऋण 14x। जो बच्चे इसको समझते हैं उनको लगता होगा कि सर कितना स्टेप फैला रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद है जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक एक चीज को समझे, मेरा ये मकसद है, इसलिए मैं इसको इतना फैलाता हूं, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं, या तो इधर 0 कर दें उसको उधर जाने तो 0 बराबर 2x स्क्वायर ऋण 14x ऋण, ये उधर गया तो ऋण 120 हो गया। बात समझ में आई। अब इसको हम ऐसा लिख लें, ज्यादा सुविधा, इसको मिटा दो, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सर्वसंख्या है जो इसमें उपयोग आई, आप परीक्षा में लिखेंगे ब्रैकेट करके, ये सर्वसंख्या आपको लिख देनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ आ गया, अब इसको हम ऐसा लिख लें 2x स्क्वायर ऋण 14x ऋण 120 बराबर 0। अब 2 हम इससे अगर कॉमन ले लें, 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 2 छक्का 12 2 शून्य शून्य बराबर 0। अब मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूं ये 2 पूरे में गुणा है, इसलिए 2 इसके नीचे जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बना, हमारा समीकरण बना x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। बस मध्य पद को 2 पद में विभक्त कर लें तो 12 पंचे 60 होता है, इसी का फैक्टर करके तो x स्क्वायर ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। देख लें ऋण 7x को हमने ऋण 12x धन 5x लिखा, क्या लिखा, 5x में 12x जाएगा तो ऋण 7x बचेगा, इसका गुणा करेंगे तो ऋण 60x स्क्वायर आएगा, किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर, क्यों 12 ऋणात्मक है 5 तो 12 पंचे 60 ऋण 60x स्क्वायर, ठीक है। इसका जोड़ा बना लें तो ये x कॉमन ले लिए तो x ऋण 12 बचा, यहाँ धन 5 कॉमन ले लिए तो x ऋण 12 बचा बराबर 0। ये कॉमन लेने में भी थोड़ा दिक्कत आती है तो आप देख लें बिल्कुल सरल है, इन दोनों से x ही बाहर आएगा,
इन दोनों से 5 बाहर आएगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद गुणा करके आप देख लिया करें कि ऊपर सही x का x में गुणा करे x स्क्वायर, x का ऋण 12 में गुणा करे तो ऋण 12x, फिर 5 का x में करे 5x धन 5 का ऋण 12 में करे तो 12 पंचे 60, इसका मतलब सही है। तो ये हो गया x ऋण 12 और ये x धन 5 बराबर 0। तो हमारा x ऋण 12 बराबर 0 अथवा x धन 5 बराबर 0। तो क्या आया, x बराबर 12 आया और x बराबर ये ऋण 5 आया। ठीक है, अब ऋणात्मक मान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? ऋणात्मक मान इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भुजाओं की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं, ऋण 5 सेंटीमीटर ऐसा नहीं लिखा जाता है। किसी की ऊंचाई होगी तो 5 मीटर होगी, 6 मीटर होगी, ऋण कैसे हो सकती है? ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। तो यहां हम धनात्मक मान लेंगे 12, यानी x जब हम माने थे आधार तो इसका आधार आ गया x। ठीक है, अब फिर इसका जो ऊंचाई थी वो थी x ऋण 7, यानी 12 ऋण 7, तो 12 में 7 चला गया तो 5 आएगा। तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रश्न कहता है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ उत्तर बराबर हो गया आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर अपनी क्या हो गई भाई, 12 में 7 गए, x ऋण 7, तो 12 में 7 गए तो 5 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। इसकी जांच कैसे करें? इसकी भी जांच कर सकते हैं। आधार आ गया 12, लंबाई ऊंचाई आ गई 5, तो ये अगर 12 और ये 5, ये 13 दी थी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो 12 बराबर 144, 5 पचम 25, 144 में 25 जोड़ेंगे आएगा 169, जो 13 के वर्ग के बराबर है। अर्थात ये अपना प्रश्न का उत्तर सही। समझ रहे हो? इसको मैं ऐसे यहां समझा सकता हूं, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती। ठीक है, तो 12 बराबर 144 धन 5 पचम 25 बराबर 13, 13 169, इसको हम जोड़ेंगे तो 169 बराबर 169। इसका मतलब ये उत्तर की जांच है भाई, उत्तर की जांच है, उत्तर की जांच। ये तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ। फिर मैं कहूं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी किताब की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है, आप देखते होंगे इसमें हर प्रश्न अलग प्रकार का है, एक भी प्रश्न एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये एनसीईआरटी बुक की यही सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है एनसीईआरटी की बुक। क्यों? इसमें हर एक प्रश्न दूसरे तरीके को होते हैं, यानी हर एक प्रश्न कुछ न कुछ एक सिद्धांत, एक थ्योरी, एक अलग तरीका आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, इसको आप वीडियो रोक करके आप वीडियो रोक करके उसको आप लिख लेंगे। अब आपका 6वां प्रश्न, ये भी अलग प्रकार का है, यद्यपि 6वें प्रश्न की तरह आपके इसमें जो लिखा है 4.2 में दूसरा प्रश्न उदाहरण में, तो उदाहरण में प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अगर आप प्रश्न ये उदाहरण 1 देखें, शुरू में जहां द्विघात समीकरण की शुरुआत है, तो आपसे बन जाएगा, फिर भी इसको हम लगा देते हैं। इसमें लिखा गया कि एक कुटीर उद्योग में, प्रश्न क्रमांक 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। प्रश्न समझिए तब से, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी एक कुटीर उद्योग में एक दिन में
कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कुटीर उद्योग ही कहा जाएगा जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुम्हार भी बर्तन ही बनाता है। मान लें कुम्हार एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। कुटीर उद्योग छोटे छोटे जो गांवों में उद्योग होते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का हल आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहां आ जाए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में वो कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आप परेशान न हो। माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। दिस इज नंबर ऑफ बर्तन। एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x। एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए? x। अब x में एक दिन में 5 बनाए गए, 10 बनाए गए, 15 बनाए गए, ऐसा मतलब है। तो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन एक विशेष दिन देखा गया कि एक बर्तन की कीमत, यहाँ बर्तन की संख्या x है, इसमें 4, 6, 8, 10 कुछ भी संख्या, लेकिन एक विशेष दिन देखा गया उस कुटीर में कि बनाए गए एक बर्तन की संख्या उस विशेष दिन, एक बनाए गए जितना बर्तन बनाए गए थे एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाए गए। अब प्रश्न को समझिए जो आगे कहता है। देखा गया कि उस दिन जितने बर्तन बनाए गए तो एक बर्तन की कीमत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब लिख दूंगा, ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार एक बर्तन की कीमत या लागत, एक बर्तन की लागत, इसमें चूंकि लागत लिखा, एक बर्तन की लागत बराबर उस दिन जितने बर्तन बनाए गए थे उनके दुगुने से 3 अधिक है। ये इतना रुपया। अब समझ लीजिए, कुटीर उद्योग में एक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या x है, लेकिन देखा गया कि एक बर्तन की लागत क्या है, उस दिन बनाए गए बर्तन के दुगुने से 3 अधिक, इसलिए 2x धन 3 ये क्या है, ये रुपया है और ये एक बर्तन की कीमत। ठीक है, अब कहा गया आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात की। उस दिन की कुल निर्माण लागत, अब भैया एक बर्तन की निर्माण लागत इतनी है, कुल बर्तन इतने, इसलिए x का इसमें गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी, है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि एक बर्तन की निर्माण लागत एक बर्तन की निर्माण लागत रुपए 2x धन 3 है, इसलिए x बर्तनों की यानी कुल बर्तनों की, ठीक है, x बर्तनों एक दिन में जितने कुल बर्तन बने थे, है ना,
तो x बर्तनों की निर्माण लागत x गुणे 2x धन 3 रुपए होगी। अतः प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 है। तो ये कुल निर्माण लागत ही है एक दिन की, क्या, 2x धन 3। x एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या है, 2x धन 3 एक बर्तन की लागत है, इसलिए कुल बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की लागत का गुणा कर दिए तो कुल जो लागत हुई वो आ गया, 90 रुपए है। प्रश्न में ऐसा दिया, ठीक है। अब मान लो एक दिन में कुल कितने बर्तन बनाए गए, 10, ठीक है। अब एक बर्तन की कीमत प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो 10 दूना 20 3 23, ठीक है। तो कुल बर्तनों की कीमत हो जाएगी 3 दाहम 230, 230, 3 दाहम 230। अब ये समझ में आ जाएगा, उत्तर की जांच करके आपको समझाएंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर धन 3x, 2x स्क्वायर धन 3x, ये 90 इधर आया तो ऋण 90 बराबर 0। ये धन में था तो इधर आ गया ऋण में हो गया, ठीक है। अब देखें ये 90 है, ये 2x स्क्वायर है, तो जब 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ध्यान दीजिए क्या आएगा, 180। अब इसका गुणनखंड निकाल लें, 2 9 18, 2 शून्य शून्य, ये 2 45 आ गया, ये 3 15 हो गया, ये 3 पचे 15, ये 5 एकम 5। तो देखें 5 त्याई 15, इसका होगा 15 गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12, अब 15 में 12 गए तो 3 आएगा। मैं 3x को 2 पद में विभक्त कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। 15x में 12x जाएगा तो 3x आएगा, 3x को हम 2 पदों में विभक्त कर दिए और इसका गुणा धन 15x और ऋण 12x का गुणा ऋण 90 और 2x स्क्वायर के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी ऋण 180, 9 दूनी 18, ऋण 180 एक्स स्क्वायर आएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो ऋण 180 एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अपना ये सही है, तो इसको और इसको बना लिए जोड़ा, ठीक है। तो अब मेरे भाई यहां से जो कॉमन होगा वो x भर होगा, ठीक। इसको हम क्रम बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी से आप देखें यहां पर सिर्फ x कॉमन होगा, क्योंकि ये 15 2 का गुणज नहीं है, तो यहां लिखेंगे 2x धन 15, ठीक। तो फिर ये ब्रैकेट में भी वही रहेगा 2x धन 15। अब हमें जानना होगा कि इधर क्या रहेगा, तो इधर रहेगा ऋण 6। अब देख लें, ऋण 6 का 2x में गुणा करें तो ऋण 12x, ऋण 6 का धन 15 में गुणा करें तो 15 छक्का 90, ऋण धन का ऋण, ठीक है। अब ये हो गया, दोनों में 2x धन 15 इधर है, 2x धन 15, तो 2x धन 15 बराबर 0 अथवा x ऋण 6 बराबर 0। बात समझ में आ रही, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ऋण 15 अथवा x बराबर 6, ठीक। तो ये हो गया x बराबर ऋण 15/2 और ये हो गया x बराबर 6। अब हमें ध्यान ये देना है कि हम x क्या माने थे, हम x माने थे
एक दिन में कुटीर उद्योग में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या आई 6, ऋण 15/2, ये संख्या मान्य नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं, हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो यहां इधर देख लें, क्या लिखेंगे, इधर देख लें, उत्तर बराबर बर्तनों की संख्या, उसमें प्रश्न में पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की संख्या, ये उत्तर आए, क्या आ रहा है आपको, बराबर 6। और एक नग की लागत, एक नग की लागत माने एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत क्या थी मेरे भाई बहन, 2x धन 3, तो क्या हो गया, x है 2 × 6 धन 3, यानी 6 दूनी 12 धन 3, यानी 12 3 15। ये रुपया है, ये संख्या 6 है लेकिन ये रुपया है, तो एक नग की लागत कितना हो गई, 15 रुपए। तो ये हमने तरीका बताया, क्योंकि एक बर्तन की लागत 2x धन 3 थी, तो ये 2x धन 3 एक बर्तन की लागत है, एक नग बर्तन, एक बर्तन की लागत, इसलिए ये कैसे 15 आएगा ये मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन उत्तर में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा, या तो इसको मिटा के आप सीधे लिख दें, रफ में कैलकुलेट करें और लिख दें एक नग की लागत बराबर रुपए 15। अब देखें, प्रश्न में आपके दिया है कुल बर्तनों की लागत उस दिन की 90 रुपए, कुल बर्तन है 6, एक बर्तन की लागत है 15 रुपया, तो 15 छक्का 90, इसका मतलब हमारा प्रश्न का ये जो उत्तर है ये सही है। बात समझ में आई। अब मैं कहूंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके तरह जो उदाहरण में 2 प्रश्न है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप धीरे, इस प्रश्न में थोड़ा सा बच्चों को दबाव आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब इस प्रश्न की अगर बात करें तो कुछ नहीं है क्या, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन कहता है एक नग बर्तन की कीमत उस दिन जितने बर्तन बने थे उसके दुगने से 3 अधिक है। उस दिन यक्स बर्तन बने थे तो यक्स के दुगने से 3 अधिक है, 2x धन 3, ये क्या हो गया, एक नग बर्तन की कीमत, लागत हो गई 15 रुपए। और उस दिन कुल कितने बर्तन बने थे, 6x नंबर ऑफ बर्तन, फिर मैं कहूं ये 6। ठीक है, हमारे शुद्ध हिंदी में पात्र भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.2 मैं आपको पूरा समझा दिया हूं। पूरी आशा है आप अभी से पढ़ रहे होंगे, चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जिससे बिल्कुल मैथ नहीं आती, मेरा पूरा विश्वास है आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आएगी। तो आज बस इतना ही। आप मेरे इस बताने के तरीकों को आप देखें, फिर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरा ये बताना आपको कितना समझ में आ रहा है। अपने दोस्तों को बताएं कि यू कैन डू मैथ्स चैनल में मैथ अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप दोस्त को बताएंगे कि अरे भाई ये समझ में आ रहा है, बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लिखें भैया क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब ना मैं अपना तरीका बदलूंगा। तो अपने दोस्तों को भी बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ठीक लगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।